औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपने गांव आया हूं और अपने पपीता के फार्म पर मौजूद हूं। आइए मैं आप लोगों को सैर कराता हूं और साथ ही साथ पपीता के मुतालिक अहम मालूमात भी आप लोगों से शेयर करूंगा। मैं पपीते का फार्म, पपीते का खेत आपको हर ज़ाविये से दिखाऊंगा, अंदर से भी, बाहर से भी, चारों तरफ से भी, ताकि आप अगर पपीता काश्त करना चाहते हैं तो सही और गलत का अंदाज़ा कर सकें और फैसला कर सकें। और अगर आप पपीता काश्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। पपीता की काश्त बाकी तमाम फलदार पौधों से मुख्तलिफ होती है। ये बहुत सेंसिटिव पौधा होता है, इसलिए इस पर ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, ज़्यादा निगहदाश्त की इसको ज़रूरत होती है। जब मैंने पपीता काश्त किया तो इब्तिदा में काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता था। जब किसी मसला का सामना होता तो किसी पपाया ग्रोवर या फिर हार्टिकल्चरिस्ट से रब्ता करता, या तो उनकी बताई हुई बात क्लियर नहीं होती थी, या फिर अगर किसी बीमारी का हमला हुआ होता और उनकी रिकमेंडेड मेडिसन जो है, पेस्टिसाइड है, वो इस्तेमाल करता, तो रिज़ल्ट ना आने पर मुझे मज़ीद मेहनत करना पड़ती, जिसके लिए यूट्यूब पर रिसर्च करता, इंटरनेट पर रिसर्च करता। तो इन हालात में मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गया था। इस कंफ्यूजन का हल मैंने ये निकाला कि मैंने अपने खेत को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब इन सारी बातों को सामने रखते हुए, 4 मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स के रिजल्ट को देखते हुए, मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने सीखा बहुत कुछ है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं अगली फसल काश्त करूँ तो उन गलतियों को ना दोहराऊँ जो पहले मैं गलतियाँ कर चुका हूँ, जिन गलतियों की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। और साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि जो गलतियाँ मैंने की हैं वो आपको बताऊँ, ऐसे कि आप वो गलतियाँ ना करें और आपका जो है वो नुकसान ना हो। पपीता की काश्त से पहले जिन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है, इसमें ज़मीन कैसी होनी चाहिए, ज़मीन की तैयारी, पपीता की काश्त का वक्त, बीज का इंतखाब, काश्त के इलाके, इन सारी बातों का ज़हन में रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। पपीता के काश्त के लिए सबसे मौजूद ज़मीन मैरा है, जिसको पपीता पसंद करता है। अगर आपकी ज़मीन पुख्ता है तो उसको नरम बनाया जा सकता है। रेतली ज़मीन पपीता की काश्त के लिए किसी भी हवाले से मौजूद नहीं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं ज़मीन की तैयारी की। अगर तो आपकी ज़मीन मैरा है तो ठीक, और अगर मैरा नहीं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए रौनी करते वक्त वेस्ट डिकम्पोज़र को फ्लड करें। वेस्ट डिकम्पोज़र क्या है, इसके मुतालिक मालूमाती वीडियोस और तैयार करने का तरीका यूट्यूब पर मौजूद है, जो आप देख सकते हैं। हाँ, मगर इतना बताता चलूँ कि ये एक ही वक्त में फर्टिलाइज़र भी है, इंसेक्टिसाइड भी है, फंजीसाइड भी है, हमारी ज़मीन को नरम भी करता है, HP लेवल को लो करता है। बहरहाल ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके बाद अपनी ज़मीन में वो खादें इस्तेमाल करें जो आपकी ज़मीन को नरम और बुरबुरा बनाएं। आजकल मार्केट में काफ़ी केमिकल्स भी मौजूद हैं, काफ़ी प्रोडक्ट्स भी मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की मौजूद हैं जो ज़मीन को नरम और बुरबुरा बनाती हैं। गोबर का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, ये पौधे में फंगस का सबब बन सकता है। अच्छी तरह हल चलाएं और स्वागत दें। ज़मीन को लेवल कराना बेहद ज़रूरी है, वरना पौधों के मरने का खदशा होता है। लाइन से लाइन का फासला 9 फीट होना चाहिए और पौधे से पौधे का फासला 5 फीट। इब्तिदा में पौधे की एक तरफ भी खाली हो तो काम चल जाता है, मगर जैसे ही पौधा फूल लेना शुरू करे उस वक्त पौधे के दूसरी तरफ भी खाली बना दें ताकि पौधा ज़्यादा से ज़्यादा खुराक हासिल कर सके। अगर लाइन से लाइन का फासला 7 फीट हो तो खेत में चलना बेहद मुश्किल होता है। अगर फासला 8 फीट हो तो चलने में थोड़ी आसानी होती है, और अगर फासला 9 फीट से ज़्यादा हो तो खेत के अंदर आसानी से चल फिर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके लिए इलाके कौन से बेहतर हैं। तो इसके लिए सेंट्रल पंजाब और जनूबी पंजाब जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। शुमाली पंजाब में इसको उगाया तो जा सकता है, मगर सर्दी ज़्यादा होने की वजह से ये ख़ुद को सर्वाइव नहीं रख पाता। हाँ, मगर मेरा एक दोस्त है जिसने शुमाली पंजाब में पपीता उगाया हुआ है, वो सर्दियों में काफ़ी सब्र करता है और अपने जो है फार्म को वो सर्वाइव रखता है, सर्वाइव करने के काबिल बनाता है। अब बात कर लेते हैं पपीता किस मौसम में काश्त करना चाहिए। तो इसके लिए मौजूद मौसम सितंबर से लेकर मार्च के एंड तक का है। अगर मिड फरवरी से पहले काश्त करें तो इसके लिए टनल की ज़रूरत होती है, और अगर मिड फरवरी के बाद काश्त करें तो ओपन फील्ड में हो जाता है। किसी भी सूरत में अप्रैल में काश्त न करें, क्योंकि उस वक्त टेम्परेचर काफ़ी बढ़ चुका होता है
और पपीता खुद को सरवाइव नहीं रख पाता। जहाँ तक इसके बीज की बात है, पनीरी की बात, तो हमारे यहाँ जो रवायती पपीता हुआ करता था उसमें नर मादी होता था और उसका कोई जायका भी नहीं होता था, जबकि अब हाइब्रिड वैराइटीज़ आ चुकी हैं जो सेल्फ पॉलिनेटेड होती हैं और साथ ही इनके फ्रूट का जायका भी अच्छा होता है। रेड लेडी आज भी पंजाब में कामयाबी से काश्त किया जा रहा है। इसके अलावा MDS 888 जो है वो पिकिंग जल्दी देता है, 4 से 5 माह के बाद वो पिकिंग देना शुरू कर देता है। इस पर बहुत ज़्यादा फ्रूट लगता है जिसकी वजह से फल का साइज़ लेना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बिग डैडी अच्छी वैरायटी जा रही है। इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये कि ये पिकिंग 1 साल से पहले नहीं देता, अलबत्ता फल की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है, इससे भी साइज़ लेना थोड़ा मुश्किल होता है। एक नई वैरायटी आई है, नई तो नहीं है, काश्त तो पहले भी हुई है मगर हमारे यहाँ नहीं है, 3107। ये बाकी तमाम वैरायटी से इस हवाले से मुनफरिद और अलग है कि ये काफ़ी टाइम तक पिकिंग देती है। बाकी तमाम हाइब्रिड वैराइटीज से ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो लोग पहली दफ़ा पपीता काश्त करना चाहते हैं वो किसी भी सूरत में खुद पनीरी काश्त ना करें बल्कि तैयार शुदा पनीरी लें, क्योंकि अगर वो खुद पनीरी जो तैयार करेंगे तो बहुत ज़्यादा जर्मिनेशन नहीं ले पाएंगे और उसके बाद पौधे बहुत छोटे होते हैं, नाजुक होते हैं। तो रिज़ल्ट ये निकलता है कि 50% पौधे जो पहले ही मार जाते हैं, फिर उन पर बीमारी का अटैक आए तो थोड़ा मुश्किल होता है कंट्रोल करना। इसलिए वो पनीरी को तरजीह दें। ऐसा ना हो कि पनीरी के दौरान ही उनकी हिम्मत टूट जाए। पनीरी लेने के लिए एडवांस बुकिंग कराई जाती है। आधी कीमत बुकिंग के वक्त अदा करना पड़ती है, जबकि बकिया डिलीवरी के वक्त। पनीरी कहाँ से मिलती है, इसके लिए बहुत सी वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद हैं, मगर आम यह है कि पनीरी में फ्रॉड भी होता है, इसलिए काबिल एतमाद लोगों से ही पनीरी खरीदें। कहीं ऐसा ना हो कि हम मेहनत करते रहें और पौधे पर फल लगे ही नहीं। इसके लिए अगर मेरी ज़रूरत हो तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप मुझसे रहनुमाई ले सकते हैं। मैं वीडियो में किसी का नाम नहीं लेना चाहता। हाँ, मगर पत्तों की से और पत्तों की वालों से पनीरी खरीदने से इजतनाब करें। मैं सिर्फ़ और सिर्फ पपीता की पनीरी के हवाले से बात कर रहा हूँ। हाँ, मगर सारे पत्तों की वाले फ्रॉड नहीं करते। चंद लोग हैं जिन्होंने पत्तों की को बदनाम किया हुआ है, वो भी सिर्फ पपीता की पनीरी की हद तक। 1 एकड़ में पौधों की तादाद 1000 से 1200 होती है। पपीता को बाकी फलदार पौधों की निस्बत ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस के अलावा फूल आने पर पोटाश का इस्तेमाल करें, जो कि न सिर्फ फ्रूट की मिठास में इजाफा करता है बल्कि तना की पुख्ती, फल की मोटाई और पकाई के लिए ज़रूरी है। बुरान का फ्रूट की क्वालिटी और खूबसूरती में अहम किरदार होता है। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी मतलब FFC आसान ज़बान में सोना यूरिया वालों का बुरान का 3 किलो का थैला जो 400 रुपये में पड़ता है वो 1 एकड़ में फ्लड करें। सल्फ़र और जिंक के अलावा बकिया माइक्रो न्यूट्रेंट्स का इस्तेमाल भी करना चाहिए। जब आप लोग पौधे शिफ्ट कर दें तो उसके बाद जब भी खाद दें कोशिश करें कि फ्लड के ज़रिए जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब बात पपीता की बीमारियों के मुतल्लिक़ कर लेते हैं। पपीता की फसल पर फंगस का अटैक दूसरी फसलों की निस्बत ज़्यादा आता है। रूट राट 20% पौधों की खात्मा का सबब बन सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि हफ्ते में एक बार फार्म का विज़िट ज़रूर करें। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधों का मुआयना कर पाएँ, ताकि असरात ज़ाहिर होने पर बरवक्त तदारक करके 20% नुकसान से भी बचा जा सकते। पानी लगाते वक्त कोशिश करें कि पौधे के तने को पानी टच ना कर पाए। इसके लिए फील्ड को लेवल करें और पौधों के तने के गिर्द मिट्टी लगा दें। दूसरी मौलिक बीमारियों का जो अटैक होता है उसमें सबसे ज़्यादा वायरस है जो मौलिक साबित होता है, जो कि फल लगने के बाद हो सकता है। जून जुलाई जब बारिशें होती हैं तो उसके बाद वायरस के अटैक का ख़तरा बढ़ जाता है।
इन महीनों में जो हफ्ता में 2 बार विज़िट करें पौधों को, ताकि बीमारी के असरात सामने आने पर इसका तदारक बर वक्त किया जा सके। वायरस से बचने और खुराक को ज़ाय होने से बचाने के लिए फील्ड में जड़ी बूटियों को ख़ात्मा ज़रूरी है। जब पौधा छोटा होता है तो गोडी की जा सकती है, मगर जब पौधा बड़ा हो जाए तो गोडी हरगिज़ ना करें, क्योंकि इस सूरत में पौधों की जड़ें कट जाती हैं, जिससे फल की क्वालिटी पर बुरा असर पड़ता है। जब पौधा बड़ा हो जाए तो पौधे के तने पर फंजीसाइड जहर मिलाकर चूना करें और इसके बाद जड़ी बूटियों के खात्मे के लिए स्प्रे करें। हर्बिसाइड 2 किस्म के होते हैं, एक वो जिसका असर जड़ों के ज़रिए होता है और दूसरा वो जिसका असर पौधों के बिरूनी हिस्सा पर होता है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ वो स्प्रे इस्तेमाल करना है जिसका असर जड़ों के ज़रिए ना हो, क्योंकि जड़ी बूटियों की जड़ें जहर को पपीता की जड़ों को मुंतकिल कर सकती हैं। पैराकाट स्प्रे करें, ग्लिफोसेट हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। आसान अल्फाज में कॉन्ट्रैक्ट हर्बिसाइड इस्तेमाल करें, जबकि सिस्टेमिक हर्बिसाइड हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। अगर फ्रूट फ्लाई पपीता पर हमला करे तो सबसे पहले स्प्रे करें और उसके बाद फंदे लगाएं। फंदा कैसे बनाया जाता है, इसकी बहुत सी वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएंगी, मैं अपना वक्त उस पर ज़ाया नहीं करना चाहता। फंदे लगाने पर फ्रूट फ्लाई का नर उस फंदे में आ जाएगा और इस तरह फ्रूट फ्लाई अंडे नहीं दे पाएगी। फ्रूट फ्लाई के हवाले से लोगों में गलत असर पाया जाता है कि फ्रूट फ्लाई फल को डंग मारती है, जिसकी वजह से फल ख़राब हो जाता है, जबकि हकीकत यह है कि फ्रूट फ्लाई फ्रूट को डायरेक्ट नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि वो तब नुकसान देती है जब वो फल के अंदर अंडे देती है, जिससे लार्वा बनता है, और वो लार्वा जब अंडे से निकलता है तो फ्रूट को अंदर से खाना शुरू कर देता है। शुरू में इसका अटैक सवीयर नहीं होता, मगर हमारी गलतियाँ इस जो फल है इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। वो ऐसे कि ख़राब फ्रूट को उस खेत में फेंकने की बजाय 2-3 फुट ज़मीन की तह के नीचे दबा दें, क्योंकि ख़राब फ्रूट से वही लार्वा मक्खी बनकर हमारी फसल पर दोबारा अटैक करता है। इस सूरत में ज़्यादा नुकसान होता है। आखिर में अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को भी दबा दें। मैंने कोशिश की है कि कम से कम वक्त में पपीता के मुतालिक ज़रूरी मालूमात आप तक पहुँचाऊँ। मैं अपना